हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एमपी टीच में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी अर्धवार्षिक की परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे कि आपको पता है 1 फरवरी को क्लास 12th का रसायन शास्त्र का पेपर है और इसके लिए आवश्यक है कि हमें अभी से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। परंतु अभी तैयारी करने में कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे कठिनाई हो रही है। उनको पता नहीं कि पेपर किस हिसाब से आएगा और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो उसी के चलते हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2021। इसके लिए हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की यहाँ पे PDF बना के बताएंगे। अभी हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इन्हीं में से आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में पास यानी कि आप आसानी से 70 में से कम आप 65 नंबर तो आसानी से ला ही सकते हैं। तो इसी के लिए हम यहाँ पे कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और अभी यहाँ पे कुछ 21 OT देंगे आपको और उसके अलावा कुछ आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल एमपी टीच को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसी के प्रेस होने से हम जो भी वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे क्लास 12th रसायन शास्त्र और अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 यहाँ पे चल रही है। तो सबसे पहले हम आपके लिए क्वेश्चन बताएंगे कि नाइट्रो की प्रश्न क्रमांक 1, नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता जबकि फास्फोरस पेंटाहैलाइड बनाता है, क्यों? कारण लिखिए। यदि दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपके पास नहीं लिख रहा है तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे। नंबर 2 पे देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा किया गया व्यंजन अस्थायी होता है जबकि क्लोरीन गैस द्वारा किया गया व्यंजन स्थायी होता है, क्यों? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लें क्योंकि इसके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। जैसे कि आप अभी इस जो आपका पेपर होगा वो पूरा 70 नंबर का होगा, परंतु इनमें से कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट दिए हैं, जैसे कि 6-7 पार्ट इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो ये करेंगे कि एक पार्ट में से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन उठा लेंगे और वो आपको यहाँ पे देंगे। तो एक पार्ट में से कम ये अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे। तो उसी के चलते हमने यहाँ पे आपके लिए PDF बनाई है। तो नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा है अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो आपको पता है कि जो भी पेपर आएगा वो उसमें अधिकतम नंबर का जो आपका क्वेश्चन होगा वो 3 या 4 नंबर का दिया जाएगा, परंतु 3 या 4 नंबर का दिया जाएगा। तो उसके लिए आपसे इतना नहीं पूछेंगे कि यहाँ पे इसके रासायनिक समीकरण भी लिखिए, नामांकन चित्र बनाइए और यहाँ पे इसकी विधि भी लिखिए। आपसे वो 3 नंबर में 1-2 पॉइंट यहाँ पे पूछ लेंगे। तो इसके लिए इतना ही आवश्यक होगा कि आप ये तीनों पॉइंट अच्छे से कर लें। अब ये पता नहीं कि आपसे इस वाले क्वेश्चन में से वो आपको रासायनिक समीकरण भी पूछ ले या फिर विधि भी पूछ ले या फिर नामांकन चित्र भी आपसे पूछ ले। तो ये तीनों चीज़ अपन को अच्छे से करना होगा। नंबर 4 पे देखते हैं कि अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा यहाँ पे दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि ओजोन के निर्माण की सीमेंस के हॉल्क्स विधि या फिर ब्रॉडी का ओजोनाइजर का सचित्र वर्णन कीजिए। और अगला दिया है, जो भी प्रश्न है वो दिया गया है अगला कि श्वेत फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस में अंतर लिखिए। हाँ जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लें। ये दिया गया है कि श्वेत फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस में अंतर लिखिए। ये आपको अधिकतर 90% आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पे फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करना है। अगला देखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि लिखिए। यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि का वर्णन करना है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपको देंगे, परंतु यहाँ पे ये इतने सारे पॉइंट नहीं देंगे। कोई भी आपसे 2 पॉइंट पूछ सकते हैं या फिर कोई भी 3 पॉइंट आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, परंतु अब ये पता नहीं है कि वो आपसे कौन से इन 5 पॉइंटों में से कौन से पॉइंट आपसे वो पूछ लें। परंतु हमको ये 5 पॉइंट याद होना चाहिए। जैसे कि पॉइंट में बताएंगे हम आपको। पॉइंट दिया है कि
नंबर पहला है, ये देखिए नाइट्रोजन परिवार के लिए, नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड के लिए बता रहे हैं ये पॉइंट, नाम एवं सूत्र। नंबर 2 है क्षारीय गुण। नंबर 3 है अपचायक गुण। नंबर 4 है गलनांक और क्वंतनांक। नंबर 5 है आबंध कोण या बंध कोण। आपसे ये कोई भी 2 या 3 पॉइंट पूछ सकते हैं, जैसे कि ये तीनों पॉइंट पूछ लेंगे या फिर ये दोनों पॉइंट पूछ लेंगे। इस प्रकार से वो आपको इस क्वेश्चन में से कोई भी 2 या 3 पॉइंट पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, नाइट्रोजन अपने समूह के अन्य तत्वों से किन गुणों से भिन्न है और क्यों, इसे कर लेना। अगला देखते हैं कि फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम एवं संरचना लिखिए, इसे कर लें। और अगला देखते हैं कि सल्फर की ऑक्सी अम्लों के नाम लिखिए एवं संरचना सूत्र लिखिए। ये आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बहुत ही है, क्योंकि ये आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में 90% देखने को मिलेगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है, कारण वाले। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो कुछ कारण वाले मिलेंगे कि कारण दीजिए या फिर कि क्या होता है जब, इस प्रकार से आपको यह परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो पढ़ते हैं पहला कि अमोनिया एक लुईस क्षार है, क्यों। यहाँ पे कारण देगा, वो आपसे इसी प्रकार पूछेगा कि अमोनिया एक लुईस क्षार है क्यों, तो आपको उसका कारण देना है कि इस प्रकार से लुईस क्षार है। यदि आपके पास कुछ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से यदि किसी का भी आंसर ना हो तो हमें कमेंट करके बता दें, हम उसका आंसर जो है कि वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। नंबर 2 देखते हैं, फास्फोरस अम्ल द्विक्षारकीय क्यों है, द्विक्षारकीय क्यों है, इसका पता लगाना है आपको। नंबर 3 पे है, H2O की अपेक्षा H2S प्रबल अपचायक है, क्यों, ये वाला क्वेश्चन कर लें। नंबर 4 पे है कि H2S उदासीन होता है जबकि H2S दुर्बल अम्लीय होता है, क्यों, इसे कर लें। और नंबर 5 है, हैलोजन कम गलनांक वाले होते हैं, ये पता लगाना है आपको। नंबर 6 करना है, हाइड्रोजन फ्लूओराइड हाइड्रोजन आयोडाइड की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है, मतलब कि हाइड्रोजन फ्लूओराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड इसकी तुलना में ये दुर्बल अम्ल होता है, क्यों, इसका आपको कारण लिख के देना है। अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर लिखना है। अंतर, हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, अंतर या हैलोजन यौगिक क्या होते हैं एवं ये कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 5 देखते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं एवं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। अगला देखते हैं, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए, ये वेरी मोस्ट है, इसे अच्छे से कर लें क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अंतर वाले क्वेश्चन अवश्य पेपर में देखने को मिलते हैं। ये है कि डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक में अंतर लिखिए, ये आपको 4 नंबर में आएगा, क्योंकि अंतर हमेशा 4 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं, परंतु जो परीक्षाएं होंगी उनमें 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके लिए सिर्फ उसमें क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के, और जिसमें से आपको 21 नंबर की ओटी आएंगी और शेष वाले आएंगे वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट में अंतर लिखिए। यहाँ पे लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट में अंतर यहाँ पे करना है। अगला देख लेंगे, अगला है लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिल सकता है। अगला देखते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनकी विशेषता लिखिए। आपको संक्रमण तत्वों की विशेषता लिखना है एवं यह बताना है कि संक्रमण तत्व किन तत्वों को कहा जाता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि डी ब्लॉक के जो भी तत्व रहते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, और बाकी आप अपने आंसर को मैच कीजिए। अगला है वो है कारण दीजिए, यानी इनके सबके कारण देना है। वो आपको एक पॉइंट बना के दे देंगे, इस प्रकार देंगे कि प्रश्न और लिख देंगे कि कारण दीजिए, तो यहाँ पे इसके कारण देना है और वो आपको ABCD करके दे देंगे। इनमें वो आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दे देंगे। तो उसी प्रकार से हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आए, जैसे कि संक्रमण तत्वों की गलनांक एवं क्वंतनांक उच्च होते हैं, क्यों, इसका कारण देना है कि उनमें क्या चीज़ें ऐसी जो रहती हैं कि उनके गलनांक एवं क्वंतनांक उच्च हो जाते हैं। नंबर 2 पे देंगे, संक्रमण तत्वों के आयन
रंगीन होते हैं क्यों, ये भी एक लॉजिक है, मतलब इन चीज़ों में कुछ लॉजिक रहता है। इस चीज़ को अपन को ज्ञात करना है कि संक्रमण तत्वों के आयन रंगहीन ही क्यों होते हैं, रंगहीन क्यों नहीं होते। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि रंगीन और रंगहीन में बहुत अंतर है। रंगहीन जो रहते हैं उनमें रंग नहीं होता और रंगीन जो रहते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। अगला देखते हैं कि कॉपर आयन रंगहीन है जबकि कॉपर, इस पे लग रहा है +2 आयन रंगीन नीला होता है क्यों। देखिए इस प्रकार लिख रहा है कि कॉपर जो है वो रंगहीन है, परंतु इस प्रकार का कॉपर, इस पे +2 लग रहा है, इस प्रकार का कॉपर वो आपका रंगहीन है क्यों, इसका ये आपको कारण लिखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों, कारण लिखिए, इसका कारण लिखना है। 5 पे देखते हैं कि जिंक धातु केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है क्यों। जिंक जो रहती है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों प्रदर्शित करती है, इसका कारण आपको लिखना है। अब इसके बाद आता है नंबर 6, देखते हैं कि संक्रमण तत्व संकुल आयन क्यों बनाते हैं, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे संकर नहीं है, यहाँ पे लिख रहा है कि संकुल आयन बनाते हैं क्यों, इसका यहाँ पे कारण आपको लिखना है। नंबर 7 देखते हैं कि संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, कारण लिखिए। ये अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं, इसके कारण भी आपको यहाँ पे लिखना है। नंबर 8 देखते हैं कि संक्रमण तत्व और उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्यों, इसका कारण अभी आपको यहाँ पे लिखना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिख रहा है कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ZnCd एवं Hg सामान्यतः संक्रमण धातु नहीं माने जाते क्यों, इसका कारण लिखना है। नंबर 10 है कि क्रोमियम एक कठोर धातु होती है जबकि मरकरी द्रव है क्यों, इसका कारण लिखना है कि संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातु बना लेती हैं क्यों, इसका कारण आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर लिखिए, ये आपको अंतर लिखना है। और इसके बाद आएगा कि कीलेट किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पे कीलेट के बारे में आपको बताना है। और उपसह संयोजक यौगिक में पाई जाने वाली संरचनात्मक समव्याप्तता का वर्णन कीजिए। यहाँ पे समव्याप्तता है। और या फिर अथवा में इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकते हैं कि इस प्रकार से पूछेंगे कि आयनन समव्याप्तता, उपसह संयोजक समव्याप्तता, बंधन और हाइड्रेट समव्याप्तता को समझाइए। देखिए जो बता देता हूँ मैं कि उपसह संयोजक यौगिकों में वो मतलब उपसह संयोजक यौगिकों में संरचनात्मक समव्याप्तता जो रहती है वो 4 प्रकार की रहती है। आपको बता देता हूँ वो 4 प्रकार की रहती है। एक रहती है आयनन समव्याप्तता, एक रहती है उपसह संयोजक समव्याप्तता, एक रहती है बंधन समव्याप्तता और एक रहती है हाइड्रेट समव्याप्तता। तो इस प्रकार से ये उपसह संयोजक यौगिकों में 4 प्रकार की समव्याप्तताएँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बर्नर का उपसह संयोजक सिद्धांत क्या है, इसके प्रमुख अभिग्रहित को लिखिए। इसके प्रमुख जो अभिग्रहित रहते हैं या फिर जो नियम रहते हैं उनको यहाँ पे लिखना है, किसका, बर्नर का उपसह संयोजक सिद्धांत। अगला देखेंगे कि जाइसी लवण और फेरोसिन क्या है, संरचना सहित समझाइए। जाइसी लवण और फेरोसिन के बारे में समझाना है। अब आता है आपका IUPAC नेम, इसको बताना है आपको IUPAC नेम। कुछ ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है क्योंकि आपके लिए जो पेपर आएगा उसमें IUPAC नाम आपको लिखने को आएंगे। अगला देखते हैं कि प्रश्न कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। आपको साबुन में और अपमार्जक में अंतर लिखना है। अगला देखते हैं कि साबुन की तुलना में अपमार्जन किस प्रकार श्रेष्ठ है, इसका आपको कारण लिखना है। अब आता है प्रश्न की निम्न को समझाइए। अब यहाँ पे निम्न को समझाना। नंबर 1 है कि दर्द निवारक या पीड़ाहारी, इसको समझाना है। नंबर 2 है ज्वर निवारक। नंबर 3 है प्रतिजैविक। नंबर 4 है पूर्तिरोधी। नंबर 5 है प्रति सूक्ष्म जैविक। नंबर 6 प्रति अम्ल। नंबर 7 प्रति हिस्टामिन। नंबर 8 प्रशांतक। नंबर 9 सल्फा औषधि। नंबर 10 प्रतिजनन क्षमता औषधि या
उर्वरता रोधी। इस प्रकार से आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की PDF हमने आपकी बना दी। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये करना कि हमने जो भी आपको क्वेश्चन बताए हैं उन्हें अच्छे से आप अपनी फिर कॉपी में नोट करें और फिर उसके बाद आप इनके आंसर ढूंढ के अपनी फिर कॉपी में लिखें। और अभी 1 तारीख को यानी कि 1 फरवरी को आपका पेपर है, 1 फरवरी को आपका रासायनिक शास्त्र का पेपर है, तो आपके लिए 2-3 दिन ही शेष बचे हैं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल MP टीच को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे पेपरों में उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।